हेलो डियर स्टूडेंट, डेली एग्जाम डोज 2020 फॉर 18 जून 2020 में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे आज हमारा लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8। पीछे मैंने 4 लेक्चर आपको दिए थे, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, जिसमें मैंने आपको 8 से 10 क्वेश्चन बढ़िया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे थे। आप सोच रहे होंगे 6वां और 7वां मैंने क्यों नहीं दिया। मैंने पीछे लेक्चर में भी आपको बता दिया था और मैंने आपसे कहा था मेरे टोटल वीडियो 6 चैप्टर और 7 चैप्टर के पड़े हुए हैं, जिसमें 6 चैप्टर में 14 वीडियो पड़े हुए हैं और 7 में आपके 29 वीडियो पड़े हुए हैं, और उसमें सब पे मैंने लिख रखा है कौन सा क्वेश्चन कब आया और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी अभी मैंने उसको कंप्लीट कराया है, तो उसको बार बार नहीं कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें, वहाँ सर्च करें, लक्की एजुकेशन पर जाएं, वहाँ पर क्रम वाइज पड़े हुए 12th डाल देना, 12th मैथमेटिक्स, और उसमें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, अपने आप सारे वीडियो आ जाएंगे और बढ़िया क्वेश्चन सारे हो रहे हैं। सारे जो आने वाले हैं, हर मेथड का, हर टाइप का प्रश्न हो रहा है, बड़े आराम से आप देख सकते हैं। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अर्थात अवकलज के अनुप्रयोग। जो मैंने अवकलज सीखा है 7th चैप्टर में, उसका किस तरीके से हम एप्लीकेशन करते हैं, उसको एप्लीकेबल करते हैं किसी सवाल के अंदर, वो चीज़ आपको बताई। ये चैप्टर आपका 8वां जो है वो 6 नंबर का है। 3+3 2 क्वेश्चन आएंगे और इसमें एक्सरसाइज है आपकी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और विविध 7 लगभग एक्सरसाइज है और बड़ी एक्सरसाइज होती है ये। लेकिन हम आपको फिर भी बता रहे हैं कि अगर आप कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा मैं, तो आप यहाँ पे आ जाएं। मैंने आपका पहला एक्सरसाइज आपकी जो राशियों की है ना, तो एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। द चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि राशियों के परिवर्तन की दर। तो राशियों के जो परिवर्तन की दर होती है वो इस तरीके से हम यहाँ पे शो करेंगे। तो आप देखेंगे किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। जो भी दिया जाए, सबसे पहले आप लिखो दिया है, और दूसरी चीज इसमें भी आप एक चीज और लिखें, जैसे क्वेश्चन करना है तो इस क्वेश्चन को हल करना है तो कैसे लिखेंगे। एक घन का आयतन, तो माना घन का आयतन, जिस बात का जिक्र किया जाए V एवं कोर मीन्स भुजा X है, X, तथा इसका पृष्ठ मीन्स उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल S है, ठीक है। तो मैंने यहां पर सारी चीजें लेट कर ली हैं। माना घन का आयतन V एवं कोर X एवं पृष्ठ तथा पृष्ठ कैपिटल S है, तब दिया है। परीक्षा की दृष्टि से ही बताया जा रहा है आपको, अच्छे प्रश्न है सारे। तो जो दिया है, आपको यदि पहचान नहीं आए तो मैंने आपको बता रखा है कि उसकी यूनिट देख ले। तो यूनिट क्या, सेमी क्यूब प्रति सेकंड, अर्थात आपको किसके, यानी कि आयतन के परिवर्तन की दर dV dt क्या दी गई है, dV dt 9 सेमी क्यूब पर सेकंड। ओके, इसको मैंने थोड़ा हिंदी से इसमें लिख दिया, कोई दिक्कत। एवं इसकी कोर, तो x इक्वल टू कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ds dt। क्या पूछा जा रहा है, ds dt। तो अब हम, सबसे बड़ी बात होती है कि इस सवाल की शुरुआत कैसे करें। तो सवाल की शुरुआत करने के लिए जो भी हमें दिया जा रहा है वहीं से शुरुआत करो। तो चूंकि घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, V इज टू भुजा घात 3, अर्थात भुजा क्या है, V इज टू x क्यूब, भुजा क्या है, x। तो यहां से t के सापेक्ष dV dt, तो यहां हो जाएगा 3x² और dx dt। आप ध्यान से देखें, dV dt की वैल्यू हमें उपलब्ध है, तो 9 और 3 इंटू x की वैल्यू भी अभी लिखना चाहो लिखो, 3x² और dx dt, या dx dt इज इक्वल टू 9/3x²। इतना हमें मिल गया, ठीक है। सेमी प्रति सेकंड लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब पुनः अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे, चूंकि
घन का पृष्ठ, घन का जो पृष्ठ है वो कैपिटल एस, कैपिटल एक्स क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर, तो s तो यहाँ हो जाएगा ds dt। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें यही निकालना है, फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, तो 6 इंटू 2x और dx dt। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, ds dt इज इक्वल टू 6 टू 12 और x की वैल्यू रख दो 10, x बराबर क्या है 10 और dx dt का मान हमें मिल ही गया है, तो मान मत रखो, सॉरी यहाँ x की वैल्यू मत रखिए, क्योंकि मैंने क्या किया है कि यहाँ पर x नहीं रखा, अगर आप x की वैल्यू रख देंगे तो भी चलेगा। और dx dt का मान आ गया आपका 9/3x स्क्वायर। ओके, इस x से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ds dt इज इक्वल टू 3 3 जा 9 36/x। अब लिख दो x बराबर 10 रखने पर, तो dx dt इज इक्वल टू 36/10 3.6 सेमी प्रति सेकंड, क्योंकि ये आपकी कोर है और कोर की यूनिट होगी सेमी और समय की यूनिट होगी सेकंड, तो इसलिए घन, क्या पूछा उसने, घन का पृष्ठ, सॉरी गड़बड़ हो गया, घन का पृष्ठ सेमी स्क्वायर, तो पृष्ठ है तो घन का पृष्ठ क्या होगा 3.6 सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हो, अगर आप नहीं लिख पाए हिंदी में तो इतना ही आप एक्यूरेट छोड़ सकते हैं। तो बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से आपको परीक्षा के अंदर करना होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन बताएंगे, नोट कर लें। हाँ तो बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कण वक्र, एक कण जो वक्र दिया गया y इक्वल टू 2/3x³ प्लस 1 पर चलता है, मतलब उस पर क्या कर रहा है, रन कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, इसका मतलब क्या हुआ, y में परिवर्तन dy dt x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है। तो आपको क्या दिया जा रहा है, सबसे पहले तो यहां पर देख बात करते हैं। तो चूंकि वक्र है अपना y इक्वल टू 2/3x³ प्लस 1, ठीक है, अभी जरूरत के अनुसार करेंगे। और दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिया है, क्या दिया है कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है, x निर्देशांक में परिवर्तन की दुगनी है। अच्छा, किसका दुगना है ये हमें देखना होगा, x निर्देशांक के परिवर्तन की दर की दुगनी है। ठीक है, तो क्या होगा dy dt बराबर 2 इंटू dx dt। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, फिर से देख लें, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, ये हो गई y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है, तो 2 का गुणा किधर होगा 2 इंटू dx dt। अब वक्र एक का t के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि इसलिए यहां से, ठीक है, तो t के सापेक्ष चढ़ेंगे तो dy dt इज इक्वल टू कितना हो 2/3 और 3x², और क्या हो जाएगा dx dt, 1 का क्या हो गया 0, 3 से 3 कट गया, तो dy dt इज इक्वल टू 2x² एंड dx dt फ्रॉम सेकेंड। समीकरण 2 से यूज करते हैं, तो यहाँ पर dy dt का मान क्या हो जाए 2 इंटू dx dt, 2 इंटू dx dt, और यहाँ पे dx dt 2 से 2 कट गया, x dx dt से dx dt क्या बचा x² इक्वल टू 1, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 1। जब x बराबर 1, ठीक है, जब हम x बराबर 1 लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट वक्र में रख दें, वक्र किस प्रकार बिंदु आएगा 2/3 1 का क्यूब प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 5/3, तो बिंदु हो गया आपका कितना 1 और 5/3। जब x बराबर -1, तो फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 2/3 -1 का क्यूब प्लस 1, y इज इक्वल टू -2/3, -1 ही रहेगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 बन जा 3,
3 में से 2 गया 1/3, तो बिंदु हो जाएगा आपका, बिंदु कितना हो गया -1 और 1/3। तो इस तरीके से फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। x = 1 लिया हमने तो यहाँ पे रख दिया, x³ है तो 1 का क्यूब हो गया 2/3, 3 एकम 3, 3 2 5/3, ठीक है बिल्कुल राइट है। x कितना हो गया 1, y निर्देशांक 5/3, -1 लिया, -1 का क्यूब -1 तो -2/3, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1/3। तो इस तरीके से हमें क्या ज्ञात करना था, वक्र पर उन बिंदुओं, तो वक्र पर जो बिंदु आएंगे वो क्या होंगे 1,5/3 एंड -1,1/3। दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइप है। देखेंगे ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से 0 to π/2 में y = 4 sin θ/2 + cos θ - θ वर्धमान फलन है। बड़ा है लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न है, आ सकता है मेरे हिसाब से। और देखो फिर तो सरल आता है तो इससे सरल ही आएंगे। तो इसका डिफरेंशिएट किसके dy/dθ, क्योंकि थीटा के सापेक्ष ही करना पड़ेगा हमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 + cos θ का, इसमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा है, वर्धमान ह्रासमान का तो थोड़ा सा वर्क है। तो 2 + cos θ का होल स्क्वायर, 2 + cos θ ddθ 4 sin θ -4 sin θ ddθ 2 + cos θ और -1 θ का -1 dy/dθ = 2 + cos θ और 4 cos θ -4 sin θ इंटू 2 का 0 cos θ का क्या हो जाएगा -के sin θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1। अब ध्यान से देखेंगे dy/dθ, यहाँ तक क्लियर है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 cos θ और 4 cos स्क्वायर θ -4 sin स्क्वायर θ 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1। ध्यान से देखिए अगली लाइन में dy/dθ, अगले स्टेप में क्या करने वाला हूँ मैं, देखेंगे ध्यान से। 8 cos θ और 4 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर θ sin स्क्वायर θ अपॉन में आ गया 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1, ठीक है। ये वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है ट्रिगोनोमेट्रिक से, 1 क्या होती है 1। तो यहाँ से चलेंगे, या dy/dθ = 8 cos θ 4 × 1 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1। एलसीएम ले लें, dy/dθ 8 cos θ + 4 -2 + cos θ का होल स्क्वायर अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर। dy/dθ 8 cos θ + 4 -4 + cos स्क्वायर θ 4 cos θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर। dy/dθ = 8 cos θ + 4 -4 - cos स्क्वायर θ -4 cos θ अपॉन 2 + cos θ का, इस 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। dy/dθ = 8 cos θ में से 4 cos θ माइनस कर दें तो 4 cos θ माइनस के cos स्क्वायर θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, cos θ कॉमन ले लो। जैसे ही cos θ कॉमन लोगे तो 4 - cos θ और 2 + cos θ का होल स्क्वायर। ये अपन का आ गया dy/dθ। और आपको प्रूफ करना है, अब अंतराल है अपना 0 से π/2 में, और ये सब देख रहे 0 और π/2 शामिल है।
तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिख दो cos थीटा 0 से पाई बाई, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है cos पाई बाई 2 का, तो cos थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, और 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन, क्योंकि cos थीटा 0 से पाई बाई 2 में क्या वैल्यू देगा, या तो 0 या 1। ठीक है, तो 4 में से पॉजिटिव वैल्यू, और 2 प्लस cos थीटा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी वो सदैव क्या आएगी, क्योंकि 2 प्लस है तो इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए स्पष्ट होता है डी वाई डी थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। मेरे हिसाब से तो दोनों ही आएंगे, क्योंकि दोनों इसलिए आएंगे क्योंकि इक्वल भी आएगा, है ना, तो ये वर्धमान है, अर्थात लिख देंगे वर्धमान है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं जो भी बात कह रहा है, अर्थात थीटा में ये एक वर्धमान फलन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप अच्छे तरीके से कर ले। अगर परीक्षा की दृष्टि से वैसे तो अच्छा है ही, थोड़ा लेंथी है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है भाई, आ सकता है। चूंकि ये जो फंक्शन दिया गया, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 में ह्रासमान है। बढ़िया प्रश्न है, ये सिद्ध करना है। तो और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि किसी अंतराल ज्ञात कीजिए, कि कोई भी क्वेश्चन और भी आ सकता है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन, कोई फलन दे दिया जाएगा और वो पूछेगा कि वर्धमान है या ह्रासमान है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो डी बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन है तो वर्धमान है, और यदि लेस देन है तो वो ह्रासमान है। तो हमें यही देखना होता है। तो फंक्शन ऑफ x साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x, तो सबसे पहले f डैश x, तो इसका f डैश x निकालेंगे। f डैश x क्या होगा, 4 साइन क्यूब x, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, 4 cos क्यूब x, और यहां हो जाएगा माइनस के साइन x। f डैश x इज इक्व टू, क्या कॉमन आ गया, 4 साइन x इंटू कॉस एक्स। दूर से ही दिख रहा है, देखो ध्यान से। तो जैसे ही हमने कॉमन लिया साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। भाई साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला हो गया, माइनस कॉस 2x। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये देखो किसका फॉर्मूला हो गया, एफ डैश एक्स, ये हो गया माइनस आगे ले लो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। और ये देखो किसका फॉर्मूला हो गया, एफ डैश एक्स किसका हो गया, माइनस साइन 4x। ठीक है, तो यहां से जो एफ डैश एक्स आया वो कैसा है, चूंकि ऋणात्मक है। अब निश्चित तौर पर आपको पता है क्या, चूंकि हम जानते हैं कि साइन या साइन एक्स मान लो, साइन 4x मान लो, 0 से पाई बाई 4 में कैसा होता है, धनात्मक होता है। आप एंगल पे ना जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप पाई बाई 4 भी रखते हो तो 4 से पाई बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 0 से पाई बाई 4 में कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन परंतु माइनस साइन 4x 0 से पाई बाई 4 में कैसा होगा, भाई स्वाभाविक बात है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव कर देगा। तो अब 0 से पाई बाई 4 में, चूंकि ऐसे लिख दो, साइन 4x 0 से पाई बाई 4 में कैसा है, धनात्मक, परंतु माइनस साइन 4x 0 से पाई बाई 4 में कैसा होगा, ऋणात्मक। इसलिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अतः ह्रासमान है किसमें, 0 से पाई बाई 4 में। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है अपने आप में। और वैसे मैं बता रहा हूं, जो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई फंक्शन आपको, मैं लिख दे रहा हूं कि फंक्शन आपको दे दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन 10 माइनस
6x माइनस 2x स्क्वायर सपोज दैट, ठीक है ना। और पूछ दिया जाएगा कि अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए कि ये फलन जो है वर्धमान है या ह्रासमान है। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप प्रश्न की क्वालिटी देखें, किस तरीके के प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है और बिल्कुल एज इट इज़ हैं, बड़े आराम से आप परीक्षा के अंदर, अभी जो 18 जून को परीक्षा है उसमें आप कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, देखते हैं वक्र है अपना x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इक्वल टू 2, ठीक है, के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा एवं अवलंब के समीकरण। सब लोग जानते हैं स्पर्श रेखा के समीकरण में dy dx की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसे हम tan थीटा या ढाल कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर हम क्या निकालेंगे, dy dx निकालेंगे, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 2/3 x की पावर -1/3, 2/3 माइनस और प्लस 2/3 y की पावर भी -1/3 और dy dx इक्वल टू 0, या 2/3 y की पावर -1/3 dy dx माइनस 2/3 x की पावर -1/3, 2/3 से dy dx इक्वल टू -x की पावर -1/3 और y की पावर -1/3। अब क्या करते हैं, जो बिंदु होता है हमने बताया था x1 y1 पर क्या करते हैं, संतुष्ट कराते हैं, किसको, ढाल को। ये कहलाती है स्पर्श रेखा, परीक्षा में लिख देना स्पर्श रेखा की ढाल। तो dy dx इक्वल टू माइनस और 1 की पावर -1/3 और 1 की पावर -1/3, तो dy dx इक्वल टू ये बन जाएगा -1, क्योंकि ये -1/3 ऊपर चला जाए, पॉजिटिव बना दो, चाहे जैसे कर लो, ठीक है। अब ये हमारी ढाल आ गई, तो इसलिए बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 dy dx 1,1, ये सूत्र लिख रहा हूँ x1 y1 और x माइनस x1। तो हम 1,1 पर तो x1 y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और dy dx की वैल्यू कितनी आई, -1 और x -1, तो y -1 माइनस x प्लस 1 या x प्लस y, और ये कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। अब पुनः बिंदु 1,1 पर अविलंब का समीकरण क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगी, y माइनस y1 और क्या होता है -1/dy dx और x माइनस x1, तो y -1 -1/-1, चाहे आप पहले निकाल सकते हो चाहे ऐसे। तो ये बन जाएगा y -1 और +1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x -1, ठीक है, y -1 इक्वल टू x -1, या ये 1 से 1 कैंसिल, x माइनस y इक्वल टू 0। ये आपका अविलंब का समीकरण कहलाएगा। तो इस तरीके से आपसे 3 नंबर का बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये तय कर लें, निश्चित तौर पर तय कर लें, इस टाइप का प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर सरल आता है तो सीधा सीधा आपको वक्र दिया जाएगा, उसका dy dx निकाल लेना, उसको संतुष्ट करा देना जो भी बिंदु दिया जाए इस बिंदु से, और इसको संतुष्ट कराने के बाद जैसे ही आप इसमें रखेंगे आपको स्पर्श रेखा की ढाल मिल जाएगी। ये स्पर्श रेखा की ढाल हो जाएगी, एक ही बात है यहाँ रखने के बाद। और यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है, अविलंब रेखा का समीकरण ये होता है। मैंने आपको पहले सब कुछ बता रखा है, सब कुछ याद है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे आप इस तरीके से दोनों रेखाओं को यहाँ लिख देना, स्पर्श रेखा का समीकरण, यहाँ लिख देना अविलंब रेखा का समीकरण। अब हम बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में वक्र, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार एनसीईआरटी में भी पूछा गया है। देखता हूं शायद आपके, वक्र है x²/4 और y²/25 = 1, ठीक है। तो
पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा, हाँ फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। अब तो खैर परीक्षा ही देने जा रहे हो तो फॉर्मूलों की खैर बात ही खत्म हो गई, तो अब जिन्हें याद नहीं होंगे वो कभी याद नहीं होंगे फिर, है ना, वही वाली बात। तो क्या करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x/4 प्लस 2y/25 और dy/dx। सबसे पहले हमें dy/dx चाहिए होता है, 2y/25 dy/dx माइनस 2x/4, ठीक है। तो यहाँ से या dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x/4 और यहाँ हो जाएगा 25/2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस के 25x/4y। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपकी एक तरीके से स्पर्श रेखा की ढाल आ गई। क्या आ गई, ढाल। कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि यहाँ बिंदु थोड़ी नहीं दे रखा, बिंदु तो आपसे पूछा जा रहा, वो ये कह रहा है कि ये जो वक्र है क्या है, एक तरीके से दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त में पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्पर्श रेखा, कंडीशन पता होनी चाहिए, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समांतर है, तब क्या कंडीशन होती है, dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx इक्वल टू 0, तो इसलिए माइनस के 25x/4y इज इक्वल टू 0, यही तो है। तो यहाँ से या करके क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 मिल गया। तो वक्र हमारा यही था ना, तो फ्रॉम फर्स्ट वक्र में मान रखते हैं 0/4 y² 25 इक्वल टू 1, या y²/25 तो y² इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू ±5। इसलिए बिंदु क्या हो गया, बिंदु हो गया 0,5 एंड 0,-5। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो dx dy, जब y अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो हम सूत्र हम जानते ही हैं, क्या लिख देंगे, dx dy बराबर 0। ऐसे ही वहां से किसका मान आ जाएगा, फिर से ये उल्टा कर देंगे तो dx dy बराबर 0, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा, y का मान यहाँ रख देंगे तो x इक्वल टू +-2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +-2, उससे आप फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर आपको कंडीशन प्रतिबंध नहीं पता है बच्चों, तो फिर तो समस्या रहेगी, फिर तो पेपर क्या कुछ भी हल नहीं होगा, है ना। तो आप सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखो कि इस एक्सरसाइज में सारे जो मेथड्स हैं, हर एक्सरसाइज के, तीसरी एक्सरसाइज चल रही है लगभग में, और आप देख रहे होंगे सब क्वेश्चन इसमें हम बताते चल रहे हैं, हर मेथड का क्वेश्चन, हर चीज़ आ गई। स्पर्श रेखा का कैसे निकालते हैं, अवलंब का कैसे निकालते हैं, समीकरण कैसे निकालते हैं, अवलंब की ढाल कैसे, अब जैसे अवलंब की ढाल निकाली तो -1/dy/dx, -1/dy/dx, तो -1/-1। तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। नोट डाउन कर लें। देखेंगे ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे इसमें दो टाइप के प्रश्न होते हैं, एक तो मैक्सिमा और मिनिमा, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो हम बात करते हैं इसमें अंतर क्या, अभी मैं समझाऊंगा, वहां मैंने कुछ प्रश्न लिख दिए हैं, इस प्रश्न को आप पहले समझ लें क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम dy/dx फाइंड करते हैं, तो 9 दूनी 18x और प्लस के 12, ठीक है। इसका डबल डिफरेंशियल भी फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है, चाहो तो सबसे पहले ये हमने एक काम करो, पहले सिंगल ही कर लेते हैं, तो dy/dx कितना आ गया, 18x प्लस के 12, तो लिखेंगे चूँकि उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए ये प्रतिबंध होता है, तो dy/dx इक्वल टू 0, तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 18x इक्वल टू -12, -12/18, ये आ गया x इक्वल टू -2/3, ठीक है। अब ये बिंदु आया तो हम क्या निकालेंगे, अब पुनः यहाँ लिख दिया डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x,
यहाँ पुनः अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसका d2/dx² निकालेंगे तो कितना आ गया 18, जो कि 0 बड़ा है 0 से। इसलिए जब डबल डिफरेंशियल इज ग्रेटर देन 0 तो इसलिए x बराबर -2/3 कैसा बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु है। कैसा बिंदु है, सॉरी निम्नतम बिंदु होगा। कैसा बिंदु होगा, निम्नतम बिंदु है। तो निम्नतम बिंदु है तो निम्नतम मान पूछा गया है, इसलिए निम्नतम मान है ना। उच्चतम एवं निम्नतम का मतलब ये है जो भी निकल रहा हो। तो अब हमारा निम्नतम मान आ रहा है तो निम्नतम मान कहाँ रख देंगे, 9x² प्लस के 12x और प्लस के 2, x = -2/3 इसमें रख देंगे। तो 9 -2/3 का होल स्क्वायर, 12 -2/3 और प्लस 2, तो 9 × 4/9 और ये हो जाएगा आपका 24/3 और प्लस 2, 9 से 9 गया 4 और 3 × 8 24 और प्लस 2, 4 और 2 6 माइनस के 2, यही आपका निम्नतम मान होगा, ठीक है। तो हमने देखा इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ये ग्रेटर देन आ रहा है तो ये निम्नतम बिंदु होगा। कैसा बिंदु होगा, निम्नतम, इसलिए ये निम्नतम हो गया क्योंकि ग्रेटर देन, अगर लेस होता तो उच्चतम होता। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन होती है। अब देखें, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा के एक और क्वेश्चन, दिए गए अंतराल में अधिकतम मान। जब अंतराल दिया जाए आपको, कैसा अंतराल, समवृत्त, तो आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 बार हम डिफरेंशियल ना करके 1 बार डिफरेंशियल करेंगे ऐसे ही, और उसको उच्चतम निम्नतम के लिए x के मान आएंगे। x के जो भी वैल्यू आए, यहाँ डबल डिफरेंशियल नहीं होगा, तो x की जो भी वैल्यू आए, x के इन बिंदुओं एवं अंतराल के अंत बिंदुओं का मतलब जो आपके, ये देखिए ये क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट 1 और 3, इनके मध्य में जो वैल्यू आ रही होगी x के मान में वो ले ली जाएगी, और इनको भी शामिल, इन सबको लिख लेंगे। x के संभावित मान हो गए, उन मानों को हम कहाँ रख देंगे, फंक्शन में। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो निरपेक्ष उच्चतम होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो निरपेक्ष निम्नतम कहलाती है। यही आपका प्रोसेस है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखे हैं, ठीक है, इनको तैयार कर लें। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और दे रखा है 1/x⁴x। इसमें एक खास बात होती है, जब भी आप log लेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है ux⁴bx है, तो जब आप log लेंगे तो यहाँ log y बनेगा, तो log y को हम z सपोज कर लें, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो log y को बनाते बनाते रायता सा फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो इसलिए log y को z सपोज कर लें, क्योंकि अगर z न्यूनतम अधिकतम होगा तो log y भी न्यूनतम अधिकतम होगा, तो इसलिए वो चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल है और किताब में एक क्वेश्चन भी है 4th का। और क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत शानदार है, ये अंतिम प्रश्न है इसका, एक्सरसाइज का 8.5 का। तो y = sin⁻p⁻θ × cos⁻q⁻θ। बहुत सरल है, क्या करेंगे, इसमें log ले लें, क्या ले लें, log। तो log y = क्या हो जाएगा, sin⁻p⁻θ + cos⁻q⁻θ। तो p आपका आराम से p log sin⁻θ हो जाएगा और q log cos⁻θ हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते जाओ, ये 1/y, वही log y को कुछ सपोज कर लेना, फिर से z और dz dθ निकालते जाना, अपने आप ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार प्रश्न। एक प्रश्न है ये जो आपका सन्निकटन का है, ठीक है। एक प्रश्न मैंने और लिखा था, वो आपका है, अच्छा क्वेश्चन है, आप, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, वो आप भी करके देख सकते हैं। उदाहरण है, सिद्ध कीजिए त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना होता है। एग्जाम्पल है, बहुत सरल है, वही आप निकालेंगे क्या, यानी कि v बराबर क्या होता है 4/3 πr3, उसका डिफरेंशिएशन कर दें और उसको उसी के हिसाब से 3 गुना सिद्ध करना होता है। ये क्या है, आप कलश का प्रयोग करके सन्निकटन, ये मैंने बताया, इसका आकार से बनाते हैं। y = उसी के रूप में लिख के √x, जहां हम आपको यही सिखा देंगे x = ऐसी वैल्यू ले लो, कितनी आ जाएगी, तो 0.0036 आ गई, और ∇x, तो ∇x कितना आएगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। और x + ∇x क्या है, 0.0037,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और इनकी वैल्यू को रखते जाते हैं। तो सन्निकटन का जो सवाल है वो अगर 3 नंबर में आता है तो बहुत ईजी होगा, तो आराम से एक मेथड है छोटा सा, उसको भी आप करके देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको चैप्टर 8 के जो क्वेश्चंस बताए हैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए उनको आप अवश्य कर लें। मुझे लगता है इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल जाएगा, और इस टाइप के प्रश्न मैंने बताए हैं, मेथड से बता दिए हैं, इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। परीक्षा की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आए हुए हैं 2012 से लेकर के 19 तक, उनमें से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए उसी टाइप के प्रश्न मैंने लिए हैं। तो कल मैं आपको एक चैप्टर 9 और 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके में अच्छे प्रश्न जो है वो कल मैं करा दूंगा। 4-5 जो भी हो जाए, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, है ना, उतनी देर में मैं करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। और आप एक बात और ध्यान रखें, सभी बच्चे ये जो वीडियो देख रहे हैं या जो भी तुम्हारे भाई बहन हैं, 18 जून 2020 को जब आपका पेपर है, तो मैंने एक पेपर तैयार कर दिया है, ठीक है। वो पेपर, एक पेपर नहीं 2 पेपर, ठीक है। ये आपका पेपर आप देख रहे होंगे, मिशन सक्सेस 2020, ठीक है। ये नया पेपर है, लेटेस्ट, अभी मैंने कल ही तैयार किया हुआ है। एक पेपर और है, ये मॉडल पेपर 1 है, धमाका 2020, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें आपके 30 क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड के पैटर्न का ही प्रश्न पत्र। मैंने वो 10 जो बनाए थे वो मैंने कॉपी आपको पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, और जिन बच्चों पे नहीं पहुंची है मैंने उसको कुछ को PDF और वैसे दे दिया है। ये लेटेस्ट पेपर है जो मैंने केवल इसीलिए बनाए हैं कि हो सकता है इस परीक्षा में 18 जून के लिए, आज 11 तारीख हो गई है, 12, तो इसलिए आप तक पहुंचे और शायद इसको आप हल करें। तो ये पेपर अभी डल जाएगा थोड़ी देर में, मेरी फेसबुक पे डल सकता है, ठीक है, मेरे लकी एजुकेशन चैनल पे डल जाएगा, है ना, उस पर आपको पेपर मिल जाएगा, स्कैन करके डाला जाएगा। तो आप उस पेपर को मेरी FB पे सरज पोरवाल के नाम से आप ढूंढ सकते हो, उस पर आपको मिल जाएगा। पेपर में सारे प्रश्न बहुत शानदार हैं, मैंने बहुत ही अध्ययन करके बनाए हैं, कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र है जिसमें आप सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, है ना, और सेक्शन D, उसी तरीके से पूरा पैटर्न है। 30 क्वेश्चन है, 80 नंबर का पेपर है। तो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, आपको खूब बढ़िया तरीके से आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा पेपर इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। आप देखें पीछे भी है ना। तो ये अभी आपकी उस पर डल जाएगा, तो स्कैन करके डलवा रहा हूँ, PDF बना सकता हूँ, तो वो टेलीग्राम पे भी मिल सकता है चैनल पे, और FB पे भी मिल जाएगा। तो आप इस प्रश्न पत्र को हल करें। मेरा उम्मीद है कि इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, और सभी जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी उसका फ़ायदा लें। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपका पेपर अच्छा हो, मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।